एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं पहले। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया इनहेरिटेड अ टिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी विथ फॉलोइंग फीचर्स, है ना। तो इंडिया जब हम लोग आज़ाद हुए थे, हम लोग हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई थी, तो वो क्या बोल रहा है कि हम लोग हमारी इकोनॉमी के कुछ फीचर्स थे। कॉलोनियल इकोनॉमी थी, अब कॉलोनियल इकोनॉमी थी तो उस इकोनॉमी के कुछ फीचर्स थे, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है ना, colonial government did not play a proactive role in promoting agriculture or industry, है ना। पहली चीज़ तो क्या है, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रहा हमारी कंट्री में, क्या एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री को डेवलप करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, प्रोएक्टिव रोल इन प्रमोटिंग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कोई इतना खास रोल प्ले नहीं करा, unlike the western economies of the time, including UK itself, है ना। Whatever infrastructure was developed in UK aimed at easy exploitation of India's rich resources. तो यूके में भी जो चीज़ें डेवलप हो रही थी, वहाँ पर उनका मेन रोल क्या था कि इंडिया की जो रिसोर्सेस है, हमारा जो एग्रीकल्चर है या फिर हमारे जो फॉरेस्ट है, उसको हम लोग क्या करें, ज़्यादा वो लोग उनका मेन एम था क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट करें। क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट करें, मेन इसका एम यही था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बिजी इन साइफनिंग आउट कैपिटल फ्रॉम द इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन एंड फाइनेंसिंग the imperial defense system by implementing exploitative policies, running domestic industries and business, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या एम होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, वेल्थ, कैपिटल, पैसा इंडिया से बाहर ले जाए और डेवलपमेंट करें ब्रिटेन का, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की नेवी, वहाँ की एयरफोर्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें। एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते थे। उनको हमारा भला करने से कोई, हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर या फिर हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज डेवलप करने से उनको कोई मतलब था नहीं रियलिटी में। उनको तो क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे करके भाई इनको लूट सके, उनका मेन एम तो ये रहता था। नेग्लेक्टेड सोशल सेक्टर विच जस्ट 17% ऑफ, है ना, जस्ट 17% ऑफ लिटरेसी एंड 32.5% ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना। तो सोशल सेक्टर भी नेग्लेक्टेड ही था, है ना। सोशल सेक्टर भी क्या था, नेग्लेक्टेड ही था। सोशल सेक्टर भी क्या था, नेग्लेक्टेड था। ठीक है, हमारा सोशल सेक्टर भी नेग्लेक्टेड था। विथ जस्ट 17% लिटरेसी हमारी कितनी थी, 17%, मतलब सिर्फ 17% लोग ही थे ऐसे थे जो क्या थे, पढ़े लिखे थे, है ना। 17% लोग क्या थे, हमारे पढ़े लिखे थे। और 32.5 ईयर्स हमारी क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 32.5 ईयर्स क्या थी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ऑन एवरेज एक पर्सन हमारी कंट्री में 32.5 ईयर्स ही जीता था, उससे ज़्यादा नहीं जीता था। इमर्जिंग इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास वॉज अनेबल टू डेवलप, है ना। ठीक है, इमर्जिंग इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास वॉज अनेबल टू डेवलप, टू ग्रो, एक्सपांड एंड फाइनेंशियल मार्केट, है ना। ठीक है। तो हमारी जो इमर्जिंग इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास थी, वो भी क्या थी, कुछ भी ग्रो और एक्सपांड नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट, देखो बिजनेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पैसा, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट सारे क्या थे, सारे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट सारे बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट एंड मेजर इंडस्ट्रीज, है ना,
इंडस्ट्री, सर्विसेज, कोल, सीमेंट, शिपिंग, है ना, ये सब क्या थी, ब्रिटिशर से कंट्रोल में थी। तो अगर ये सारी इंडस्ट्रीज बेसिक ब्रिटिशर से कंट्रोल में है, तो इसके कारण से क्या हो रहा था कि जो हमारी इंडिया की कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो हमारे इंडिया के उस टाइम के बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह थोड़े बहुत जो थे भी, वो भी इतने कुछ खास डेवलप नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, मेजर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, कोल, सीमेंट, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कॉटन, जूट वर ऑल डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश कंपनीज एंड फर्म्स। सब क्या था, ब्रिटिशर से कंट्रोल में था। तो इतना कुछ खास डेवलप वो लोग यहाँ पर कर नहीं पा रहे थे। Colonial government left India under the utterly grim situation, economic situation. ब्रिटिशर्स हमको क्या कर रहे, बहुत खराब इकोनॉमिक सिचुएशन में छोड़ के गए थे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पर कैपिटा ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1600 से 1870 तक, है ना, 1600 से 1870 तक हमारी पर कैपिटा ग्रोथ रेट क्या थी, 0। क्या थी हमारी पर कैपिटा ग्रोथ रेट, 0। वी हैव मियर इंप्रूवमेंट ऑफ 0.2%, है ना, 0.2% का मीगर इंप्रूवमेंट था। कब? 1870 से 1947 तक। तो 1870 से 1947 तक, है ना, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था, बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था। बाकी क्या थी, हमारी इकोनॉमी की हालत खराब थी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी, खराब थी, है ना, हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी, खराब थी। 1%, है ना, यूनाइटेड किंगडम में कितना था, 1% इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कितना था, 1%। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1600 टू 1870 वाज 0, है ना। पर कैपिटा ग्रोथ रेट 1600 से 1870 तक क्या था, 0 था। 0.2, है ना, 1600 से 1870 तक हमारा पर कैपिटा ग्रोथ रेट 0 था। 1870 से 1947 तक 1% था, है ना। कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में, हमारे यहाँ नहीं। ठीक है, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में, है ना। 1870 से 1947 में यूनाइटेड किंगडम में 1% था, हमारी कंट्री में क्या था, 0.2%। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ नियर स्टैग्नेशन विद लेस देन 2% ऑफ ग्रोथ रेट, है ना। ठीक है, तो, है ना, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज पीरियड ऑफ नियर स्टैग्नेशन विद लेस देन 2% ऑफ ग्रोथ रेट, है ना। फर्स्ट 20th सेंचुरीज के फर्स्ट हाफ मतलब 1900 से 1950 तक 2% का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था हमारी कंट्री में। पर कैपिटा इनकम इन द करंट प्राइसेस फेल डाउन फ्रॉम रुपीज 1939.50 इन 1885 टू 18 इन 1899। पर कैपिटा इनकम हमारी कब क्या थी, 39 रुपये 50 पैसे 1885 में, है ना, जो कितनी हो गई थी, 18। मतलब एक पर्सन ऑन एवरेज हमारी कंट्री में 1885 में कितना कमाता था, 39 रुपीज़ 50 पैसे। और 1899 आते आते कितना कमाने लगा था, ऑन एन एवरेज 18 रुपये। मतलब हमारी पर कैपिटा इनकम, है ना, ठीक है, कम हो गई थी। पर कैपिटा इनकम क्या हो गई थी, उल्टी कम हो गई थी हमारा। पर कैपिटा इनकम क्या हो गई थी हमारी, उल्टी कम हो गई थी। Repeated famines and epidemics of the second half of the 19th century display a government apathy toward mass poverty. Repeated famines and epidemics of the second half of the 19th century, ठीक है, गवर्नमेंट apathy to mass poverty, है ना, ठीक है। तो कंटिन्यूसली हमारी कंट्री में क्या आती रहती थी, फेमाइंस, एपिडेमिक्स। कब, सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या आती रहती थी, फेमाइंस आती रहती थी, एपिडेमिक्स आते रहते थे, है ना। ठीक है, फेमाइंस का मतलब क्या होता है, अकाल पड़ना, जब लोगों के पास खाने का ना और उनके खाने ना होने के कारण डेथ हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेमाइंस। एपिडेमिक्स मतलब कोई बीमारी फैल रही है। बीमारी जनरली क्यों फैलती है, क्योंकि लोग ढंग से खा नहीं रहे। जब लोग ढंग से खाएंगे नहीं तो उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब अगर उनकी बॉडी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, तो क्या होगा, है ना, मास पॉवर्टी, बहुत गरीबी आ जाएगी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, फाउंडेशनल पॉलिसीज एंड नॉन फाउंडेशनल पॉलिसीज। इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फाउंडेशनल पॉलिसीज, नॉन फाउंडेशनल पॉलिसीज। फाउंडेशनल पॉलिसीज, these policies are called foundational policies because they laid down very foundational stones of the Indian economy, है ना।
These policies are called foundational policies because they laid down the very foundational stones of the Indian economy, है ना. इनको हम लोग foundational policies क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा क्या है, कंट्री की फाउंडेशन रखी. They either did not change or changed very little till date, है ना. और ये क्या हुई है, या तो चेंज ही नहीं हुई, या तो चेंज भी हुई है तो क्या हुई है, बहुत कम ही चेंज हुई है. ठीक है ना. ठीक है. दिस कंसिस्ट ऑफ 4 वेल थॉट पॉलिसी डिसीजंस नेमली. और इसमें क्या है, 4 तरह के पॉलिसी डिसीजंस है ना. मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ना हम लोग पूरा मार्केट को अपने ऊपर छोड़ते हैं, ना हम लोग पूरा कंट्रोल रखते हैं, है ना. देखो 3 टाइप की इकोनॉमी है. कैपिटलिस्ट, जिसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, स्टेट इकोनॉमी, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी. 3 टाइप की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. तो इसमें जो है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर हम लोग पूरा मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, मार्केट को अपने ऊपर छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नो गवर्नमेंट कंट्रोल. स्टेट इकोनॉमी जहां पर मार्केट को पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग क्या किसको बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग उस इकोनॉमी को बोलते हैं जहां पर दोनों का क्या रहे, कंट्रोल रहे. ठीक है, दोनों का क्या रहे, कंट्रोल रहे. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, मतलब दोनों स्टेट कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, कैपिटलिस्ट के भी फीचर्स होंगे, स्टेट इकोनॉमी के भी फीचर्स होंगे. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना. थोड़ा बहुत मार्केट पे भी हम लोग छोड़ते हैं चीज़ों को, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडियन लीडरशिप हैड डिसाइडेड टू गो फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी मच इन एडवांस. द जॉइंट मीटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ प्रोविंशियल स्टेट्स इन 1938. The decision was shaped by the Great Depression caused by failure of capitalism, है ना. तो हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, है ना, 1938 में क्या मीटिंग हुई थी, किसकी हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की और इंडस्ट्री मिनिस्टर्स प्रोविंशियल स्टेट्स की. 1938 में उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हमारी कंट्री जब आज़ाद होगी तो क्या बनेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी. क्यों ऐसा डिसाइड किया था, क्योंकि 1929 में क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है, 1929 में क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन. अभी 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया. ठीक है, 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, तो उस ग्रेट डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कारण आया. वो ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कारण. क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या करा था, पूरा मार्केट पे चीज़ों को छोड़ दिया था, है ना. तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्या होगा, हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होगा, है ना, ताकि ग्रेट डिप्रेशन जैसी परिस्थितियां हमारी कंट्री में ना बने. सेकंड पॉइंट क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी. इन 1938 लीडर्स डिसाइडेड टू फॉलो प्लान्ड इकोनॉमी. लीडर्स ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग क्या फॉलो करेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉलो करेंगे. इंडिया भी इज बिलीव्ड टू बी एक्सपायर्ड बाय एक्स यूएसएसआर इन दिस केस since its top political leaders were impressed with socialist thinking of development for the various reasons. 1930 leaders decided to follow the planned economy. India is believed to be inspired by the ex-USSR in the case since top political leaders were impressed by the socialist thinking of development of various reasons, है ना. ठीक है, तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था कि हमारी कंट्री क्या होगी, प्लान्ड इकोनॉमी. प्लान्ड इकोनॉमी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है ना, प्लान्ड इकोनॉमी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि हम लोग आगे की सब चीज़ें प्लान करके रखते हैं पहले से. गवर्नमेंट क्या करती है, प्लानिंग करती है. गवर्नमेंट विजन रखती है 10 साल 15 साल 20 साल का विजन रखती है. गवर्नमेंट क्या करती है, 10 साल 15 साल 20 साल का विजन रखती है. और वो विजन रखती है गवर्नमेंट, और उस विजन के हिसाब से फिर क्या करती है, आगे काम करती है, प्लानिंग करती है 5 साल की, है ना. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी. तो प्लान्ड इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट ने 1938 में लीडर्स ने क्या डिसाइड किया था कि हमारी कंट्री में क्या होगी, प्लान्ड इकोनॉमी. फर्स्ट टाइम प्लानिंग कहाँ आई पे थी, यूएसएसआर में, है ना. फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में प्लानिंग कहाँ पर आई थी, यूएसएसआर में. ठीक है, हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम प्लानिंग यूएसएसआर में आई थी. ठीक है, इन दिस केस सिंस द टॉप पॉलिटिकल लीडर्स वर इम्प्रेस्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले प्लानिंग यूएसएसआर में आई थी. In this case, since its top political leaders were impressed with the socialist thinking of development of various reasons, India remains planned economy even today, but the approach has changed after new policy think tank नीति आयोग replaced the planning commission in 2015, है ना. तो इंडिया क्या रही थी, प्लान्ड इकोनॉमी,
रही थी कब? इंडिया हमेशा से क्या है, एक प्लान्ड इकोनॉमी रही है, ठीक है। पहले 2015 के पहले प्लानिंग कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। 2015 के पहले प्लानिंग कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कौन करता है? नीति आयोग, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ बिफोर 2015 के पहले प्लानिंग कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कौन करता है? नीति आयोग। अब प्लानिंग कौन करता है? नीति आयोग। 2015 के पहले प्लानिंग करता था प्लानिंग कमीशन, अब प्लानिंग करता है नीति आयोग, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया रिमेन्स प्लान्ड इकोनॉमी इवन टुडे बट द अप्रोच हैज चेंज्ड आफ्टर न्यू पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन 2015. Second, industry as prime moving force. The UN agencies, World Bank, IMF, the sector industry was opted as a prime moving force. तो यहाँ पर क्या डिसाइड हुआ कि इंडस्ट्री क्या रहेगी? प्राइम मूविंग फोर्स। देखो है ना, हमारी कंट्री ने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को क्या करेंगे? इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश करेंगे, जितनी जो हो सके इंडस्ट्रीज डालने की कोशिश करेंगे हमारी कंट्री में। क्यों हमने ऐसा डिसाइड किया? क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत सारे फायदे आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। द यूएन एजेंसीज वर्ल्ड में IMF द सेक्टर इंडस्ट्री वाज ऑप्टेड एज अ प्राइमरी मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। हाउएवर इंडिया वाज हैविंग एडवांटेज इन एग्रीकल्चर, है ना। इंडिया के पास क्या एग्रीकल्चर एडवांटेज भी था, फिर भी हम लोगों ने क्या करा? इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स, मतलब इंडस्ट्री पे हम लोग एग्रीकल्चर से ज़्यादा फोकस करेंगे। It looked industry as prime moving force due to faster and more certain growth, faster higher employment generation, developing indigenous dependable defense system. देखो क्या क्या फायदे होते हैं इंडस्ट्री के, है ना। फास्ट ग्रोथ होती है। ग्रोथ क्या होती है? फास्ट होती है। इंडस्ट्री जहाँ जिस कंट्री में होती है वहाँ पर ग्रोथ क्या होती है? फास्ट होती है ना। फास्टर एंड हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होती है? फास्ट और अच्छी होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होती है? फास्ट और अच्छी, मतलब जल्दी जल्दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। इंडस्ट्री, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री डलेगी तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जब काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। डेवलपिंग एन इंडिजिनियस डिपेंडेबल डिफेंस सिस्टम, है ना, ठीक है। हमारी कंट्री में क्या होगा, है ना, हम लोग हमारी खुद की इंडस्ट्रीज रहेगी तो हम लोग खुद की बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। डिफेंस की भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना लेंगे, बंदूकें बना लेंगे, बुलेट्स बना लेंगे, तोप बना सकते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ कंट्री में क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है? DRDO, उसका काम ही यही है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, है ना, ठीक है। तो हम लोग डिफेंस सिस्टम में भी क्या करेंगे, है ना, हथियार वगैरह बनाने में भी हमको हेल्प मिलेगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोग जो एग्रीकल्चर में बहुत सारे हमको इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे? वो हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी हम लोग क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज की हेल्प से बना लेंगे, है ना। लोहे के इक्विपमेंट्स बहुत सारे हमको लगते हैं। साथ ही साथ में क्या है, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हम लोग कर लेंगे, साथ ही साथ में हम लोगों को क्या फ़ायदा है, ठीक है, साथ ही साथ में हम लोगों को क्या फ़ायदा है? एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हम लोग कर लेंगे, साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो भी हम लोग हमारी कंट्री में बना पाएंगे और हमको वो बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ के ये सारे फ़ायदे थे क्या? जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी कंट्री की इकोनॉमी की, हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा फास्ट और फास्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहेगा। डेवलपिंग एन इंडिजिनियस डिपेंडेबल डिफेंस सिस्टम, है ना, अच्छा हम लोग इंडिजिनियस और डिपेंडेबल डिफेंस सिस्टम बना लेंगे हमारी कंट्री के लिए, है ना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होगा? मॉडर्नाइज होगा। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर हम लोग मॉडर्नाइज कर पाएंगे। इन पोस्ट वॉर ईयर्स चाइना ऑप्टेड फॉर एग्रीकल्चर एज प्राइम मूविंग फोर्स, चाइना जनरेटेड इनफ सरप्लस इनकम, है ना। अब चाइना ने, देखो हम लोगों ने हमारी कंट्री में इंडस्ट्री एज ए प्राइम मूविंग फोर्स, अगर चाइना ऑप्टेड फॉर एग्रीकल्चर एज ए प्राइम मूविंग फोर्स, चाइना ने क्या करा? एग्रीकल्चर इज ए प्राइम मूविंग फोर्स, मतलब एग्रीकल्चर को क्या रखा? प्राइम मूविंग फोर्स रखा। हम लोगों ने जैसे इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स रखा, चाइना ने क्या रखा? एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स रखा। चाइना जनरेटेड इनफ सरप्लस इनकम फॉर एग्रीकल्चर टू स्पेंड ऑन फास्टर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और चाइना को क्या मिली उससे? सरप्लस इनकम। क्या मिली चाइना को उससे? सरप्लस इनकम। चाइना को जो सरप्लस इनकम एग्रीकल्चर से मिली उसने कहा लगा? फास्टर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उससे क्या करा? उसने फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। बट ऑल्सो ज्वाइन टॉप 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बाय 1988। पर 1988 आते आते क्या किया उसने? वो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में से एक था। चाइना क्या था? पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज टॉप 10 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में से एक था। चाइना ने एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स में रखा। एग्रीकल्चर से जो सरप्लस इनकम मिली उसको उसने इंडस्ट्री में डाला। इंडस्ट्री में जब उसने सरप्लस इनकम को डाला तो
टॉप 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस बन गए चाइना। कब? 1988 आते आते चाइना क्या बन गया? टॉप 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। आफ्टर दैट द वर्ल्ड व्यू ऑफ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएन चेंज्ड, अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री हैविंग एग्रीकल्चर एज प्राइम मूविंग फोर्स इज कंसिडर्ड बैकवर्ड। उसके बाद है ना बहुत सारी कंट्रीज का पहले ये मानना था कि क्या है कि जो कंट्री एग्रीकल्चर को एज ए प्राइम मूविंग फोर्स देखती है वो बैकवर्ड कंट्री है। पर चाइना के केस को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज ने माना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो कंट्री है ना एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स मानती है वो उसको हम लोग बैकवर्ड अब से नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसा सोचने का तरीका चेंज हुआ है पूरे वर्ल्ड में, यूएन का भी और बहुत सारी एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज का भी। इट वाज इन 2002 दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एज प्राइम मूविंग फोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, है ना। 2002 आते आते क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिसाइडेड किया क्या, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एज प्राइम मूविंग फोर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, है ना। तो 2002 आते आते इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को एज ए प्राइम मूविंग फोर्स कंसीडर करेंगे। एग्रीकल्चर को क्या करेंगे हम लोग, एज ए प्राइम मूविंग इंडस्ट्री कंसीडर करेंगे। प्रोमिनेंट रोल ऑफ फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है ना। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है हाँ, ऐसी इंडस्ट्री जिनको गवर्नमेंट ओन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। ऐसी इंडस्ट्री जिनको गवर्नमेंट ओन करती है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है बीएसएनएल, है ना, ठीक है। फिर भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एसबीआई, बीओआई, जो भी हमारी गवर्नमेंट बैंक से, पीआईबी, पीएनबी, सॉरी पीआईबी बोल रहा, पीएनबी, है ना। ऐसी बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है जिनको कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पब्लिक सेक्टर। द गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन लीड रोल फॉर द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एम्ड एट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज called core industries consist of 6 industries at that time, namely iron, steel, cement, coal, crude oil exportation, oil refinery, electricity, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी आपसे, पब्लिक सेक्टर जो है हमारा, है ना, पब्लिक सेक्टर जो है हमारा, है ना, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, पावर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, है ना, इन सब क्या करेगी, इन सब सेक्टर्स में गवर्नमेंट भी क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इन सब सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी। और साथ साथ में दूसरे ऐसे सेक्टर्स, है ना, क्या क्या नाम है उनका, 6 इंडस्ट्री, नेमली आयरन, है ना, आयरन, स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल एक्सपोर्टेशन, ऑयल रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। इन सब चीज़ों में भी क्या करेगी गवर्नमेंट, अच्छे से इन्वेस्ट करेगी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। अब देखो यहाँ पर जो ये इंडस्ट्रीज है सारी, ये मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के साथ दिक्कत क्या है ना, ये इंडस्ट्रीज के बिना दूसरी इंडस्ट्रीज काम नहीं कर पाएगी। ये इंडस्ट्रीज से बिना दूसरी इंडस्ट्रीज काम नहीं कर पाएगी। पावर, है ना, अब पावर कहीं से भी हम लोग सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी इसमें, ठीक है, कोल भी आ जाएगा। पावर हमको किस किस चीज़ से मिलती है, इंडस्ट्रीज किस किस, कोयले से भी चलती है ना। बहुत सारी ट्रेनें पहले कोयले से चलती थी, डीजल, पेट्रोल, है ना, ट्रेनें, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये सारी किस में आ जाएगी, पावर में, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं रहेगी, अगर ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं रहेगी हमारे पास, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, हमारे पास डीजल नहीं रहेगी, हमारे पास पेट्रोल नहीं रहेगा, या फिर हमारे पास कोल नहीं रहेगा, तो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम नहीं कर पाएगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या होगी, हमारी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए भी हमको क्या लगती है, एनर्जी लगती है। ट्रांसपोर्टेशन, हमको अगर कुछ भी चीज़ हम लोगों ने प्रोड्यूस किया तो हमको एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जाना है, उसके लिए हमको क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ठीक है, वो इंडस्ट्री जैसे, है ना, ठीक है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज मतलब जो एक दूसरे से इंडस्ट्रीज कम्युनिकेट करती है, ठीक है ना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज कॉल्ड कोर इंडस्ट्रीज कंसिडर 6 इंडस्ट्रीज दैट एट दैट टाइम, नेमली आयरन, स्टील, सीमेंट, कोल, है ना। अब आयरन की भी जरूरत पड़ेगी हमको कुछ फैक्ट्रीज वगैरह डालनी है, स्टील की भी जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, कोल की जरूरत पड़ेगी, क्रूड ऑयल एक्सपोर्टेशन इसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी, ऑयल रिफाइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, हमको ये सारी इंडस्ट्री से क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। हमको ये सारी इंडस्ट्री क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इन सारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चालू किया ताकि ये सारी इंडस्ट्रीज से क्या हो, दूसरी इंडस्ट्रीज को हेल्प मिले।
आगे ये पॉइंट आए भाई, द प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट एबल टू डेवलप इंडस्ट्री ड्यू टू लॉन्ग टर्म जेस्टेशन पीरियड, है ना। अब ये देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ने, मतलब गवर्नमेंट ने सीधी सीधी बात है ये सारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वो उससे कि वाई प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट एबल टू डेवलप इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इन सब इंडस्ट्रीज को डेवलप क्यों नहीं कर पाया। तो उसका पहला रीजन क्या था, लॉन्ग टर्म जेस्टेशन पीरियड। क्या था, लॉन्ग टर्म जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या था, बहुत ज़्यादा था, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल, जेस्टेशन पीरियड मतलब जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद कितना पैसा हमारा वापस प्रॉफिट निकलने में कितना हमको टाइम लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेस्टेशन पीरियड, है ना। तो जेस्टेशन पीरियड इसका बहुत ज़्यादा था। लैक ऑफ कैपिटल, इतना प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। स्किल्ड मैन पावर, जो लोग काम करने के लिए जो स्किल्ड सीखे पढ़े लिखे लोग चाहिए होते तो वो भी हमारे पास नहीं थे। हमारी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। मार्केट एंड इंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटीज, इंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटीज भी क्या थी, गवर्नमेंट के पास इतनी खास, मतलब लोगों के पास इतनी अच्छी इंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी, इतना अच्छा बिजनेस माइंडसेट उस टाइम नहीं होता था। सो द गवर्नमेंट डिसाइड टू इन्वेस्ट हेवली इन द पीएससी। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्ट कर नहीं पा रहा तो हम ही कर लें इसमें, है ना। प्राइवेट सेक्टर तो कर नहीं पा रहा तो हम ही कर ले, ठीक है। द पीएससी ऑल्सो है सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स लाइज। अब पीएससी के क्या थे, बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी थे। क्या थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना। क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको क्या देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, नौकरी देना है। ये क्या था पीएससी का, है ना, मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इनकम जनरेशन फ्रॉम फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का यूँ मानना था कि इन पीएससी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जैसे जैसे ये पीएससी क्या करेगी, प्रॉफिट बनाएगी। जब पीएससी प्रॉफिट बनाएगी तो क्या होगा, हम गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलेगा। हेल्प प्राइवेट सेक्टर टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीएससी। जैसे मैंने बताया था ऊपर, स्टील हो गया, आयरन हो गया, कोल इंडस्ट्री हो गया, पावर इंडस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गया, ये क्या करेगी, दूसरी इंडस्ट्री उसको भी डेवलप करने में हेल्प करेगा। इंडस्ट्रीज क्या करेगी, दूसरी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो ये यहीं पर ये चीज़ बोल रही है, हेल्प प्राइवेट सेक्टर टू इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीएससी। तो यहाँ पर ये जो ऊपर आयरन हो गया, स्टील, सीमेंट, कोल, है ना, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट सेक्टर जब प्रोड्यूस करेगा, ये सारी इंडस्ट्रीज जब है प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर जब प्रोड्यूस कर, सॉरी पब्लिक सेक्टर सब ये सारी इंडस्ट्रीज जब प्रोड्यूस करेगा तो ये सारी इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्ट निकलेंगे, स्टील हो गया, आयरन हो गया, कोल हो गया, क्रूड ऑयल, सीमेंट वगैरह जो भी निकलेगा वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा किसमें, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा किसमें, और ज़्यादा, है ना, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करेगा और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज करने में, मतलब हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज करने में हेल्प करेगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपको आयरन चाहिए, अब हमसे ले लो, स्टील चाहिए, हमसे ले लो, सीमेंट चाहिए, हमसे ले लो, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमसे ले लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करने में क्या आउटकम क्या था, गवर्नमेंट का मानना था कि हम जो चीज़ें बनाएंगे पब्लिक सेक्टर में उससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर थर्ड देखो, द आउटकम, द PSCs वर नॉट एबल टू अचीव देयर आउटकम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, है ना, ठीक है। PSCs, अब वहाँ पर बता रहा है कि PSCs भी अपना ऑब्जेक्टिव, जो ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखे है, ये ऑब्जेक्टिव PSCs अचीव क्यों नहीं कर पाया, है ना, हम लोग ये देखेंगे। तो क्यों नहीं PSCs अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाया। The gap between infrastructural demand and supply went on widening because required number of PSCs could not be set up because of lack of capital, है ना। देखो जितनी ज़रूरत थी उतनी क्या है, डिमांड और सप्लाई की, जितनी डिमांड थी उतना गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम था। तो गवर्नमेंट के पास भी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी क्या थी, पैसे की कमी, गवर्नमेंट भी इतनी सारी इंडस्ट्रीज एक साथ खोल नहीं पाई कि वो सबको क्या करे, सबको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे। द PSCs had to employ more number of people it required and overstaffing became a normal thing due to which PSC incurred losses, है ना, ठीक है। PSCs में क्या होता था, जितने लोग रिक्वायर्ड है, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोगों को क्या करता था, ओवर स्टाफिंग थी वहाँ पर, मतलब जितना स्टाफ की रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा स्टाफ क्या कर रखा था, PSCs ने एम्प्लॉय करके रखा हुआ था। तो ओवर स्टाफिंग क्या कर रहा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी वहाँ पर, है ना। ओवर स्टाफिंग क्या, जैसे यहाँ पर मान लो कि 1000 लोगों की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने 5000 लोगों को नौकरी दे रखी है। अब 5000 लोगों को नौकरी दे रखी है तो 5000 लोगों की सैलरी भी तो देना पड़ेगी, पर रिक्वायरमेंट कितनी की है, 1000 लोगों की। तो 1000 लोगों के हिसाब से हमको प्रॉफिट मिलेगा, है ना, पर सैलरी कितनों की बट रही है, 5000 लोगों की। उससे क्या होता था, गवर्नमेंट PSCs क्या लॉस में जाती थी। PSCs जो थी हमारी क्या जाती थी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या जाती थी, लॉस में जाती थी।
Losses become normal for the majority of them, due to which hit government expenditures on education, health and other sectoral services, है ना, ठीक है। लॉसेस बिकम नॉर्मल फॉर द मेजोरिटी ऑफ देम, लॉसेस क्या हो गए वहाँ पर, पीएससीज को नॉर्मल हो गए, नॉर्मल पीएससीज के अंदर लॉसेस क्या हो गए, नॉर्मल थिंग हो गई, नॉर्मल बात हो गई, सामान्य बात हो गई। उसके कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट को जो लॉस होता था वो किसको भरना पड़ता था, जो लॉस होता था वो किसको भरना पड़ता था, पीएससीज में जो लॉसेस होते थे वो किसको भरना पड़ते थे, है ना, किसको भरना पड़ते थे, गवर्नमेंट को, है ना, किसको भरना पड़ते थे, गवर्नमेंट को, है ना। अब जो पैसा गवर्नमेंट एजुकेशन डेवलप करने में, रोड बनाने में या फिर बहुत सारे दूसरे काम करने में जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर सकती थी, वो पैसा गवर्नमेंट ने किस में खर्च कर दिया, पीएससीज के लॉस भरने में। तो यह गलत चीज़ हो रही थी उस टाइम पे, है ना। प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो डिड नॉट गेट कॉन्ड्यूसिव पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर को क्या मिली कॉन्ड्यूसिव पॉलिसी, मतलब रियल अच्छे से सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। अब अच्छे सपोर्ट, कॉन्ड्यूसिव पॉलिसी सपोर्ट ड्यू टू विच दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू एक्सपांड, है ना। गवर्नमेंट खुद तो पीएससी डेवलप कर रही थी, उसमें लॉस बना रही थी, ऊपर से प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ फायदा हो, उसके कारण क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर भी एक्सपांड नहीं कर पाया। अब आगे क्या है, फ्यूचर ऑफ पीएससी। After Washington Consensus, PSC came under the criticism in late 1980s, under which privatization became across the world. India commenced limited disinvestment by 1991 with phased privatization by 1992 to 2000. However, after the economic crisis of 2008, view emerged at global level against outright privatization. The government of India is promoting monetization of more than privatization under the new policy comprehensive management of public assets in since 2016, है ना। तो वॉशिंगटन कंसेंसस आने के बाद क्या हुआ, है ना, पीएससीज केम अंडर द क्रिटिसिज्म, पीएससीज को क्या करा, लोगों ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, पीसीएस को क्या कर दिया, लोगों ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 1980s के बाद क्या किया, ज़्यादातर कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज ने भी क्या करा, प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट किया, है ना। जो अभी आज क्रिटिसिज्म मिलते हैं ना गवर्नमेंट को, ठीक है, कि सब कुछ बेच रही है गवर्नमेंट ने सब कुछ बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, है ना, पूरा देश ही बेच दिया, यहाँ तक बोलते हैं लोग, ठीक है। तो वो चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो 1980s के बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट किया, प्राइवेट कंपनीज को देना स्टार्ट कर दिया, है ना, ठीक है। 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, फेज्ड प्राइवेटाइजेशन, थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया हमारी गवर्नमेंट ने 1991 के बाद में, ठीक है। 1990 में 2000, बाकी 2008 में क्या आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। 2008 में क्या आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद क्या हुआ, लोगों ने फिर से लोगों का फिर से सोचने का तरीका बदला, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों ने क्या बोला कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर के कारण ही डिप्रेशन आया है, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया, मोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया, प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट कर दिया, मोनेटाइजेशन अंडर द न्यू पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एसेट्स। सिंपल सी बात है, मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो भी असेट्स है, मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो भी असेट्स है ना, मान लो कुछ भी ज़मीन है, बिल्डिंग है, कुछ भी, उससे गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि हम लोग उससे क्या करें, थोड़ी बहुत इनकम निकालना स्टार्ट करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, पूरी इंडस्ट्री ही प्राइवेट कंपनी को बेचने की कोशिश करते हैं, है ना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री प्राइवेट कंपनी को जो हम लोग बेच देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। एक चीज़ होती है डिसइन्वेस्टमेंट, एक चीज़ होती है क्या, डिसइन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हिस्सा, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हिस्सा हम लोग सेल करते हैं। मोनेटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, मोनेटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के असेट से लीज पे देना या फिर कुछ किसी और तरीके से किराए पर देकर हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ी बहुत इनकम निकालने की कोशिश करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन। तो 2016 के बाद गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, मोनेटाइजेशन, इंडस्ट्रीज का क्या करने की कोशिश कर रही है, मोनेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर हमारा क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। यहाँ पर छोटा सा चैप्टर था तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करके ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग वाला चैप्टर थोड़ा सा हमारा बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर आएगा। तो थैंक यू एवरीवन। अगर कोई प्रॉब्लम हो
ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही या फिर मेरे पढ़ाने में भी कोई इशू हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।